हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, हम आज आपको विशेष जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूलें कुछ समय से बंद पड़ी हैं। कुछ समय क्या, हमें 6-7 महीने हो गए। और अभी कुछ गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी कि स्कूलें खुलें, कब खुलें, क्या किया जाए, किस तरह का सिलेबस रखा जाए, कैसे एग्जाम होंगी। तो कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने तो अपनी रूटीन बना रखी है, लेकिन लगभग 70-80% बच्चे ऐसा है जिन्होंने ये सोच रखा है कि जब खुलेगी तब देख लेंगे। तो वो समय आ गया है कि आपको जानकारी है, राजस्थान सरकार कुछ समय से कह रही थी सिलेबस कम होना चाहिए और हम लोग स्कूल जल्दी खोल देंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी 2-3 दिन पहले आपका सिलेबस जारी किया है और उसके पैटर्न में आपको पता है 40% की कटौती कर दी आपका जो सिलेबस था। तो हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान में जो आपका एक बुक थी, उस बुक के 2 पार्ट थे। ए में आपके जहां 16 लेसन थे उनमें से उन्होंने 5 लेसन कम कर दिए 40% के अकॉर्डिंग, और अब वहां पे आप लोगों का 11 लेसन रह गया। उधर बे भाग आपका जो संविधान और लोकतंत्र वाली अवधारणाएं थी उसमें आपका लेसन तो 15 था, उसमें से 6 लेसन कम कर दिए, इसका मतलब 9 लेसन रह गया। तो कुल मिला के दोनों पार्ट्स में अगर बात करें तो जो 31 यानी 31 लेसन हुआ करते थे, लेकिन अब आपका लेसन घटा के हो गया उसमें 20 यानी 20 हो गया, और 20 में से आपकी एग्जाम होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक आपने अपनी बुक्स को नहीं देखी हैं तो आप अपनी बुक्स को उठाएं, कहाँ पे वो धूल में पड़ी हुई है उनको साफ करें, अपने बस्ते को देखें और उसके बाद उस सिलेबस से मिलान करें। जो लेसन हटा दिए गए हैं वो हमने ग्रुप में डाल दिए, वहां उनको क्रॉस कर दें आप लोग, उनको नहीं पढ़े, दिशाहीन तैयारी नहीं करें, वही लेसन पढ़े जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किए हैं, क्योंकि पेपर उन्हीं में से बनने वाला है। तो आप लोग शायद ऐसा करेंगे और दोबारा से रूटीन से शुरू करेंगे। हम जो शुरू कर रहे, हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो संसद की कार्य चल रही थी, और संसद की कार्य में एक बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक आपका रख दिया गया, उसमें आपके सिलेबस में है, इसलिए इसमें जो भी टॉपिक हुए हैं वो तुम्हारे काम आएंगे। तो आप लोग देखें, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ये आपके टॉपिक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे संसद के कार्य, उसमें से हमने ये पढ़ लिया था कि विधेयकों के प्रकार कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा कितने प्रकार होते हैं, तो आपने पढ़ा 3 प्रकार होते हैं उसमें। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। और इन विधेयकों को कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती है। तो पहला काम हमने ये पढ़ा था कि संसद विधि निर्माण करती है, और उन प्रस्तावों को जो हमारे पार्लियामेंट में रखे जाते हैं उन प्रस्तावों को विधेयक कहा जाता है। उन विधेयकों को ही दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद आपके राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं और देश में लागू हो जाते हैं। इस तरह से हमने बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा जो हम इम्पोर्टेंट काम था, वो था धन विधेयक को पारित करना। संसद का दूसरा काम है धन विधेयक को पारित करना। धन विधेयक को पारित करने का मतलब यहाँ ये है, देखिए विधेयक में हमने देखा था कि 3 प्रकार के थे उसमें। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक भी 2 प्रकार थे, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वे विधेयक जो मंत्री जी के द्वारा लाए गए हैं, सरकार के द्वारा रखे जाते हैं, वो सरकारी विधेयक। और जो गैर सांसद हैं, बचे हुए जो सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, उनके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक है। दूसरा था धन विधेयक। देखिए धन विधेयक का जो उल्लेख मिलता है, उसकी प्रक्रिया जो मिलती है, वो आर्टिकल 109 में उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। संविधान का आर्टिकल 109 ये कहता है कि धन विधेयक कैसे लाया जाएगा, कहां रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि धन विधेयक हमेशा ही पहले लोकसभा में
लोकसभा में पहले रखा जाएगा। लोकसभा में रखा जाएगा, आर्टिकल 109 कहता है अगर कोई धन विधेयक है तो पहले कहां आएगा, लोकसभा में आएगा। इसका मतलब दूसरी बात करें तो क्या राज्यसभा में नहीं आता, आता है। बाद में लोकसभा के पारित होने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा उसको 14 दिन के भीतर वापस लौटाएगी। 14 दिन के भीतर उसे वापस लौटाना होगा। अगर वो वापस नहीं लौटाती तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सदनों द्वारा उसे पारित समझा जाए। यानी यहां ये कहें कि राज्यसभा को पावर नहीं है, यहां लोकसभा पावर में है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि राज्यसभा में तो केवल 14 दिन तक डिले कर सकती है, और राज्यसभा अगर लेके भी बैठ गई उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 दिन के भीतर आ जाता है तो ठीक है। अगर उसने कोई संशोधन किया लोकसभा मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। अगर नहीं करती है राज्यसभा, नहीं करती है, तो उसके बाद भी उस विधेयक को पारित समझा जाएगा। यानी यहाँ पर लोकसभा केवल उसकी हाँ ना का इंतजार करती है, नहीं करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों सदनों से उसको पारित समझा जाएगा। उसके बाद एक आर्टिकल और आता है, आर्टिकल 110। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, कि धन विधेयक होता कौन सा है, किसे आप लोग धन विधेयक कहेंगे। तो ये परिभाषा अगर आपको देखनी है तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। और धन विधेयक को सामान्य, आपको जब हम विधेयकों पढ़े हैं तो उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। सामान्य परिभाषित में ये देख लें कि वह विधेयक जिसमें करों का निर्धारण हो, टैक्सों का निर्धारण हो, उसको बढ़ोतरी करनी हो, कटौती करनी हो, नए टैक्स लगाने हो जनता के ऊपर, किसी देश से हमें उधार लेना हो, उधार देना हो, खजाने से पैसा निकालना हो, इस तरह का मामला कोई है, इस तरह का कोई विधेयक है तो वो क्या है, मनी बिल है, मनी बिल है। और वह मनी बिल क्या है, धन विधेयक है, क्योंकि उसमें पैसों का लेन देन हो रहा है। तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा को बताया गया। और 110 का सेक्शन 4 ये कहता है कि कौन सा धन विधेयक है, इसका प्रमाणीकरण जो करेगा वो कौन करेगा, आपने पहले क्लास में पढ़ा है। धन विधेयक है या नहीं है उसके ऊपर जो प्रमाणीकरण है वो कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। यानी जब सदन में रखा जाएगा लोकसभा में तो उससे पहले उसके ऊपर स्पष्टीकरण लगता है किसका, लोकसभा स्पीकर का, कि ये धन विधेयक है इसलिए लोकसभा में रहेगा। क्योंकि सामान्य विधेयक तो कहीं भी जा सकता है, लोकसभा में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लेकिन धन विधेयक वहां शुरू होगा। इसके अलावा धन विधेयक की और कोई बात है तो उसमें मुख्य बात यह है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, पुनर्विचार नहीं, क्योंकि पहले स्वीकृति ली जाती है किसकी, राष्ट्रपति की। और इसके अलावा और कह सकते हैं आप लोग कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। ये क्या बात हुई, ये बात ये है, देखिए कि हमने कहा कि विधेयक जो है रखने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। तो धन विधेयक हमेशा जो है वो कौन रखेगा, सरकार का कोई मंत्री रखेगा, इसलिए ये कौन सा विधेयक हो गया, सरकारी विधेयक। गैर सदस्य कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये टैक्स बढ़ाए जाएं, घटाए जाएं, क्योंकि उसके पास में पावर में कौन है, गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा इस तरह के विधेयक लाए जाते हैं, इसलिए हमेशा ही क्या होता है, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है,
उसने स्वीकृति ले ली है। तो ये तो था धन विधेयक को लेकर। इसके बाद एक काम और करती है संसद, कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, यानी पहला दूसरा विधेयक हो गया, तीसरा विधेयक हमारा था संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक क्या कहता है? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक कुछ जानने से पहले आप इतना जाने कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, यह भी संसद का काम है। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? देखिए, संविधान संशोधन का मतलब संविधान में संशोधन करने संबंधी बात हो, ऐसे विधेयक को हम लोग क्या कह सकते हैं? संविधान संशोधन कह सकते हैं। तो जैसे आपका संविधान है, प्रत्येक देश का एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के द्वारा उसमें कुछ इस तरह के प्रावधान होते हैं, दस्तावेज है, जिसके द्वारा वो देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती है। और प्रत्येक देश का है, चाहे विश्व की कोई भी कंट्री हो, सबके पास में अपना एक क्या संविधान है। लेकिन वो संविधान कब लिखा गया? जैसे अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 में जो प्रावधान थे वो आज भी लागू हैं। लेकिन वह संविधान सबसे बढ़िया संविधान कह सकते हो, अच्छा संविधान कह सकते हो, जो समय के अनुसार अपने आप को क्या करे? बदले। तो प्रत्येक संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल जो परिवर्तन आता है समाज में, देश में, उसके अकॉर्डिंग उसमें इसके प्रावधान डाले गए हैं कि वो समय के अनुसार वो चेंजेस करना चाहें तो वो लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा प्रत्येक देश में, ऐसा ही हमारे देश के संविधान में भी हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बाकायदा इसको लिख दिया गया कि अगर आप चाहो तो इसमें संशोधन कर सकते हो। तो इसका मतलब संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास में है? संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। पहली बात है, संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। भारत में संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? संसद के पास में। जबकि सुप्रीम कौन है? भारत में सुप्रीम कौन है? संविधान सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उस संविधान में भी संशोधन कौन कर सकता है? उस संविधान में भी संशोधन हमारी पार्लियामेंट, संसद कर सकती है। इसका मतलब संसद बड़ी नहीं। संसद में आपका जो संविधान है वही ये कहता है कि मेरे में संशोधन कैसे करोगे। वो पावर भी कौन दे रहा है संसद को? हमारा संविधान ही दे रहा है। इसका मतलब संसद से बड़ा संविधान है, और संविधान में संशोधन संसद संविधान के अनुसार कर रही है। कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? जैसे आप लोग देखिए, संविधान में संशोधन करने के बाद सामान्यतः दो तरीके हैं, या दो तरह के संविधान है संशोधन को लेकर। कहीं कहीं पर संविधान कैसे है? लचीले हैं, लचीला संविधान है, और कहीं पर कठोर संविधान है। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहां आसानी से क्या किया जा सकता है? संविधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो कैसा है? लचीला संविधान है। और अमेरिका का संविधान ऐसा संविधान है जो क्या है? हार्ड होता है। उसमें संविधान संशोधन करने का तरीका है, बहुत कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है कि उसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, जबकि ब्रिटेन में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो फिर बात आती है कि भारत में, तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है कि भारत का संविधान लचीला भी है तो कठोर भी है, यानी दोनों का क्या मिश्रण है। दोनों का क्या मिश्रण है। भारत की संविधान की विशेषताओं में ये विशेषता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जैसे आपको पता है भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं, और 22 भाग हैं। लेकिन अभी इसमें चेंजेज हो गया है। जैसे जहां जहां स्मॉल लेटर लिखा आता है, जैसे 21A, इसका मतलब नया संशोधन करके जोड़ दिया गया। उस हिसाब से बात करें तो आज अगर हम बात करें तो 478 के आसपास आर्टिकल बन गए हैं, जबकि मूल संविधान में वही 395 ही है। 395 ABC जोड़ के हमने 378 के आसपास कर लिया है। ऐसे 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं, 8 अनुसूचियां थी वो 12 हो गई अभी। तो इस तरह से ये क्या है? संशोधन का तरीका है। तो भारत के संविधान में लचीले और कठोर का मिश्रण है, और इस तरह का इतना बड़ा संविधान दुनिया का कोई भी संविधान डॉक्यूमेंट नहीं है
इसलिए ये भी एक विशेषता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लचीला और कठोर का मिश्रण पाया जाता है। तो अब आप लोग देखें भारत के संविधान में संशोधन करने की विधियां कितनी है। संविधान संशोधन करने की विधियां या तरीके, ऐसा प्रश्न आपके पास आता है तो उसके कितने तरीके होंगे। ए अगर आपको दे दिया 2, बी आपको दे दिया 3, सी आपको दे दिया 4 और डी आपको दे दिया 5। आपका उत्तर क्या होगा फटाफट आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद जब हम उत्तर को बताएं उस समय आप मिलान करें कि हाँ मुझे जानकारी थी। मेरा प्रश्न सुने, संविधान में संशोधन करने की विधियां कितनी थी। जो ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, जिन बच्चों को पता है कि संविधान में संशोधन करने की विधियां कितनी थी, तो कितनी है, तो यहाँ आप लोग उत्तर क्या होगा आपका, संविधान में संशोधन करने की विधियां 3 हैं। कौन सी विधियां हैं देखिए, पहली विधि है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरी विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और तीसरी विशेष बहुमत के साथ प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। इस तरह से भारत के संविधान में संशोधन करने की 3 विधियां हैं। यानी आपकी जो पार्लियामेंट है वो साधारण बहुमत से, जैसे 543 में से 273 लोग अगर उपस्थित होते हैं तो वो भी संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब तो बहुत बड़ी प्रक्रिया और उससे भी कठोर प्रक्रिया, तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी होना जरूरी है। तो संविधान में संशोधन करने की विधियां 3 हैं, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सामान्यतः ऐसा करा जाता है कि संविधान में इस तरह से संशोधन किया जाता है, लेकिन लिखा क्या है, तो लिखने की बात करें तो आर्टिकल आपका 368 ये कहता है, पहली बात तो ये कहता है कि संसद ही क्या करेगी, संविधान में संशोधन करेगी। राज्यों को ये वो नहीं दिया गया, संविधान में ही संशोधन करने का काम किसका है, संसद का है। दूसरी बात ये करेगी कि संविधान में संशोधन करने की विधियां जो है वो 2 हैं, 2 विधियां या 2 तरीके हैं। तो आर्टिकल 368 पूछता है, अगर ये कहें आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने, तो आपका उत्तर 2 आएगा। पहला तो विशेष बहुमत और दूसरा आएगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। 1 और 2 हो गया। इसका मतलब आपने अभी तो ये बताया था, तो ये जो चीज है ये इस तरह का है कि जिसको हम लोग आर्टिकल 368 के तहत नहीं लेते। जैसे राज्यों के नाम चेंज करना, सीमाओं को परिवर्तन करना, शहरों के नाम, जैसे आप लोग देखे गुड़गांव था उसको गुरुग्राम कर दिया गया, आपका मद्रास चेन्नई ये आप लोग देख सकते हैं, पांडिचेरी जो था पुडुचेरी हो गया। इसके अलावा आप लोग देखें जैसे हमारे 25 राज्य थे, फिर उसको 29 कर दिया, फिर 28 कर दिया। इस तरह के संशोधन है वो साधारण संशोधन तो हुए हैं, लेकिन वो साधारण बहुमत से हुए, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते। और संविधान का आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने के तरीके ये है, और संविधान में संशोधन करने के तरीके हैं कि विशेष बहुमत से। लेकिन बात करें हम लोग लचीला और कठोर, तो ये लचीला ये तरीके का सा कठोर है, ये तो बहुत ज्यादा कठोर है। हम लोग अभी सीखेंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए संविधान में संशोधन करने के तरीके 2 हैं आर्टिकल 368 के तहत। तो प्रश्न आ जाए ऐसे, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, और उसके तरीके कौन से 2 आएंगे। और ऐसे साधारण प्रश्न पूछे संविधान में संशोधन करने की विधियां कितनी है, तो वहां हम लोग 3 बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 368 का उल्लेख नहीं किया गया। तो समझने की बात, तो आर्टिकल 368 के तहत अगर पूछता है तो आपका उत्तर यही होगा, कौन सा, 2 विधियां होंगी। ठीक है, माना आरपीसी ने 2 माना 368 के तहत। उसके बाद देखिए विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत क्या होता है, इसको भी तो आपको समझना है। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल
सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित। ये विशेष बहुमत है। साधारण बहुमत तो क्या हो गया, जैसे आप यूं सोचे, देखिए थोड़ा सा रफ करते, जैसे आप लोग जानते हैं संसद के दो पार्ट हैं, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। तो एलएस करें और एस करें, तो यहाँ सामान्य बहुमत का मतलब, तो जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, सदन की कुल संख्या का मतलब यहाँ 543 है, लोकसभा में 543 है, अभी वर्तमान में 543, दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया, आपने देख लिया होगा, या नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखें आप। तो ये 543 का साधारण बहुमत कितना होगा, 272। बहुमत कितना हो गया, बहुमत। दो शब्द आए ना, एक तो आया कुल, तो ये तो हो गया कुल 543 का बहुमत हो गया। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित। अब मान लीजिए ये तो बात आई पहली, दूसरी बात ये आई कि उस दिन मान लीजिए 500 लोग उपस्थित थे, तो उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे हैं। अब मतदान में कितने ले रहे हैं, 500 में से मान लीजिए लगभग मान लीजिए 500 के 500 ही ले रहे हैं मतदान में भाग। तो मतदान करने वाले सदस्यों का, तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 500 का 2/3 होना चाहिए, 2/3 इसका 2/3, ये क्या है, उपस्थित है उस दिन, और इसका बहुमत होना चाहिए। ये देखो, तो ये कठिन प्रोसीजर है। इस तरह से वो अगर पारित हो जाता है उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहला कुल, जैसे मान लीजिए 245 है राज्यसभा में, इसका बहुमत होगा, फिर इसका भी कितना होगा, 2/3 होगा, और उसके बाद में वो कहा जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही पहला काम हो गया, विशेष बहुमत से क्या हो गया, संविधान में संशोधन हो गया। दूसरी बात हमने ये करी थी, विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन। अब दूसरा प्रोसीजर लेते हैं हम लोग, दूसरे प्रोसीजर में हम लोग ये ले, इन दोनों सदनों ने पारित कर दिया, उसके बाद हमारे कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य। 28 राज्यों के पास में वो क्या जाएगा, प्रस्ताव जाएगा, और 28 राज्य क्या करेंगे, उसमें उसके ऊपर पक्ष विपक्ष में अपने तर्क देंगे। तो कम से कम 14 राज्य, आधे राज्यों ने इसके समर्थन में क्या कर दिया, पारित कर दिया। इसका मतलब उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जाते ही वो क्या बन जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले हमने विशेष बहुमत को जोड़ा, कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर विशेष बहुमत आपको मिले, फिर उपस्थित और मतदान में 2/3 बहुमत मिले, इस तरह से फिर एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा की क्या गारंटी है, क्योंकि संविधान संशोधन में कुछ नियम कायदे हैं। कौन से नियम कायदे हैं, देखिए कि यहां पर यह बात भी करी गई है कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को बराबर पावर दिया गया है। ऐसे कौन से पावर्स हैं जो राज्यसभा और लोकसभा को समान पावर है, तो यहां हम देखें, पहली बात यहां करी गई है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को संविधान संशोधन के मामले में समान शक्तियां प्राप्त हैं। ये ध्यान रखना, समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लोकसभा ने पारित कर दिया तो विधानसभा और राज्यसभा को उसको पारित करना ही होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन वाला जो विधेयक है, संशोधन विधेयक किसी भी सदन से में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में रखा जाए।
किससे शुरू हो सकता है, वो राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। तीसरी बात करी गई है कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और चौथी बात, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए क्या है, बाध्य है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को बराबर पावर है, और जब तक दोनों सदन पारित नहीं करेंगे तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, विशेष बहुमत वाला हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाते हैं तो जीत किसकी होती है, लोकसभा की, जबकि इसमें सम्मान पावर दिया गया, सम्मान शक्तियां दी गई है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसी दो शक्तियां, एक शक्ति बताइए जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों क्या है, समान रूप से, क्योंकि अभी तक जो विधेयक हमने पढ़े, साधारण विधेयक को राज्यसभा लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, केवल 6 माह तक रोक सकती है। फिर क्या होगा, गतिरोध पैदा हो गया, 6 माह तक रोके तो फिर क्या होगा, कमांड बैठक होगी, और कमांड बैठक में जीत किसकी होगी, लोकसभा की, बहुमत की बात है। और संविधान फिर धन विधेयक में हमने देखा कि 14 दिन ही रोक सकती है केवल, वहां तो और ज्यादा पावरलेस हो गया। लेकिन संविधान संशोधन एक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है, लोकसभा से भी शुरू किया जा सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, हस्ताक्षर के लिए बातें हैं। ऐसे कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, और इस तरह से आपका जो संविधान संशोधन था वो पुनर्विचार इस पे नहीं कर सकता राष्ट्रपति, और वो भेज सकता है। तो ये आपका संविधान संशोधन विधेयक का जो मामला था। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि साधारण विधेयक में हमने कुछ बात करी कि इस तरह से, जैसे राज्यों के नाम चेंज करना, नए राज्यों का गठन करना, ये सामान्य बहुमत से हो सकता है। लेकिन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों में जहां राज्य और केंद्र यानी संघवाद की बात हो, संघात्मक व्यवस्था की बात हो, ऐसे मैटर को हम इस तरह से रेफर करेंगे कि वहां पर राज्यों की स्वीकृति भी लेना चाहिए, क्योंकि भारत में फेडरल सिस्टम है और उस फेडरल सिस्टम में राज्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य भी, जब फेडरल सिस्टम प्रभावित होता है तो उनको भाग लेने का अवसर दिया जाता है। जैसे आपने जीएसटी को देखा, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन जो किया गया, उस जीएसटी में राज्यों की, आधे राज्यों की स्वीकृति लेना जरूरी था, लिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित कोई मामला, उसमें बदलाव करना चाहे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में आप लोग क्या करें, संशोधन करना चाहे, उसके निर्वाचक मंडल में संशोधन करना चाहे, कार्यपालिका और राज्य की या केंद्र की कार्यपालिका उसकी शक्तियों में अगर आप लोग कटौती करना चाहे, बढ़ोतरी करना चाहे, इस तरह का विधेयक जो संविधान को संशोधन करने की बात करे और संघात्मक ढांचे को प्रभावित करता हो, तो वो क्या है, कठोर डिसीजन है एक तरह से। और उस कठोर डिसीजन को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन जरूरी है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।